नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। भारत में लोकतंत्र खतरे में है। न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों के खिलाफ ईडी का एक्शन और उसके एक दिन बाद आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद तो मोदी सरकार को तानाशाह बताया जा रहा है। हर ओर से एक ही आवाज आ रही है कि मोदी सरकार ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सीबीआई का दुरुपयोग कर विरोध की आवाज कुचलना चाहती है। अखिलेश यादव कह रही हैं कि जेलों में जगह कम पड़ जाएगी। केजरीवाल कह रही हैं कि बीजेपी इस देश की भ्रष्टतम पार्टी है। इन बातों में कितनी सच्चाई? क्या एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है? फैक्ट्स क्या कहते हैं? सितंबर 2022 तक की आधिकारिक रिपोर्ट कहती है कि 8 साल में ईडी ने 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त की और सितंबर 2022 से लेकर अगस्त 2023 के बीच इसमें 58,000 करोड़ का और इजाफा हो गया। कभी 1.5 लाख करोड़ रुपए लिखकर देखिए कि इसमें कितने जीरो लगाने पड़ते हैं। कई राज्यों का सालाना बजट इससे कम है। आखिर ये 1,58,000 करोड़ रुपए किसके थे? ये 1.5 लाख करोड़ रुपए कहां से आए? जिनकी 1.5 लाख करोड़ की काली कमाई डूब गई, क्या सिर्फ उनका लोकतंत्र तो खतरे में नहीं आ गया? अब एक और आंकड़ा देखिए। ईडी ने 2022 तक जब्त संपत्तियों को नीलाम कर 33,000 करोड़ रुपए जुटाए। इनमें से 23,000 करोड़ रुपए उन बैंकों को रिफंड कर दिया गया जो इन फ्रॉड्स के मामलों में पीड़ित थे। बाकी पैसे भी बैंकों को लौटाने का प्रोसेस जारी है। बैंकों को उनकी डूबी हुई रकम वापस मिली तो देश के बैंकों की वित्तीय स्थिति सुधर गई। आज भारत का बैंकिंग सिस्टम लाभ की स्थिति में आ गया। विपक्ष कुछ वक्त पहले तक विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को लेकर खूब बयान देता था। देखो, ये तीनों बैंकों के रुपए लेकर भाग गए और मोदी कुछ नहीं कर सके। पर आजकल इन तीनों पर विपक्ष की बयानबाजी बंद। आपको पता है क्यों? सरकार ने खुद संसद में ये जानकारी दी कि ईडी ने 33,862 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की है, जिसमें स्टर्लिंग बायोटेक, विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के मामलों में की गई जब्ती शामिल है। इन चारों की 15,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त कर इसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सौंप दिया गया। माल्या, नीरव और चौकसी द्वारा लूटे गए पैसे वसूल हो गए। अब तो उनको भारत लाकर उनके किए की सजा देने की कानूनी लड़ाई जारी है। अब बात लोकतंत्र पर खतरे का नैरेटिव गढ़ते पत्रकारों की। इस देश में सबसे अधिक पत्रकारों के खिलाफ बंगाल में मामले दर्ज थे। उसके बाद केरल और फिर यूपी का नंबर आता है। बंगाल और केरल में किसका शासन है, ये बताने की आपको जरूरत है। सवाल तो ये भी उठाए जाएंगे कि क्या एडिटर्स गिल्ड सभी पत्रकारों के खिलाफ हुए अत्याचार पर चिट्ठी लिखता है या वो भी विचारधारा का बंधक है? कुछ उदाहरण देखिए। केरल सरकार द्वारा एशिया नेट न्यूज एजेंसी पर रेड, केजरीवाल के बंगले पर खुलासा करने पर टाइम्स नाउ की पत्रकार भावना किशोर की गिरफ्तारी, उद्धव सरकार द्वारा अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी, कर्नाटक सरकार द्वारा सुधीर चौधरी के खिलाफ एफआईआर, एबीपी के पत्रकार देव माल्या को बंगाल पुलिस ने सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया था क्योंकि उन्होंने टीएमसी के एक नेता द्वारा चलाई जा रही शराब के अवैध कारोबार का खुलासा किया था। चंडीगढ़ के पत्रकार नीलेश शर्मा को एक व्यंग लिखने पर कांग्रेस सरकार द्वारा गिरफ्तार करना, तमिलनाडु में स्टालिन परिवार को भ्रष्टाचारी बताने पर पत्रकार किशोर के स्वामी की गिरफ्तारी और टॉर्चर, राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा अमन चोपड़ा के खिलाफ दर्जनों एफआईआर, मनीष कश्यप के खिलाफ बिहार और तमिलनाडु सरकार द्वारा एनएसए के तहत गिरफ्तारी, झारखंड में न्यूज 11 के मालिक और वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी, भोकाल टीवी के पत्रकार की झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार द्वारा गिरफ्तारी। क्या इनमें से किसी मामले में एडिटर्स गिल्ड ने कभी कोई सवाल खड़े किए? क्या बूढ़े वामपंथी पत्रकारों का ये समूह सिर्फ इसलिए खामोश रह गया क्योंकि पत्रकारों के खिलाफ ये कार्रवाई डॉट वाले इंडिया गठबंधन की सरकारों ने किए थे? और रही बात 14 एंकर्स की बॉयकॉट लिस्ट जारी करने वाले इंडिया अलायंस की, तो इमरजेंसी वीरों को पत्रकारिता की स्वतंत्रता से कोई लेना देना नहीं। वो तो सिर्फ इसलिए चिल्ला रहे हैं कि हमारे समर्थक पत्रकारों से एक दिन की पूछताछ कैसी। भारत में लोकतंत्र खतरे में है या विदेशी चंदे पर पलने वाले एनजीओ पत्रकार खतरे में है? फैसला आपको करना है।